मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। फैज़ अहमद फैज़ अपने इस शेर में एक बहुत सच्ची बात बता गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मोहब्बत टूट गया, मोहब्बत का रिश्ता टूट गया तो उससे बड़ा गम और कुछ नहीं है, और अगर मिलन ना हो तो कुछ नहीं है, और अगर मिलन हो जाए तो वही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, अगर वो लोग अपने दिल के अंदर झांक करके देखें तो उन्हें भी ये मालूम होगा कि इससे ज़्यादा दुख देने वाली या फिर इससे ज़्यादा खुशी देने वाली ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मोहब्बत जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। ये मामूली सा फर्क हम लोग समझने में चूक कर जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज मैं आप लोगों के सामने मेरी ही लिखी एक कहानी विस्थापित पेश करूंगा, जो कि कोयलांचल के स्थिति के ऊपर लिखा गया है। आप लोगों में से कुछ सुनने वाले बड़े शहरों के रहने वाले होंगे, तो हो सकता है कि आप लोग ये सोचें कि ऐसा तो नहीं होता है, इतना वीरान या फिर इतना पिछड़ा हुआ कोई जगह तो नहीं होता है। लेकिन मैं खुद उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि आज के वक्त पे हालात बहुत सुधरे हैं, मगर मैं खुद आज से 5-6 साल पहले भी ऐसा माहौल देख चुका हूं जो कि इस कहानी से हूबहू मिलते हैं। मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं, तो हो सकता है कि इस हिंदी कहानी में कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियां हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई अशुद्धि नजर आए तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये खबर कर दें, ताकि मैं जब अगले बार आपके सामने आऊं तो वैसी गलती ना दोहराऊं। और आप लोगों से विनती है कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कीमती कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कहानी अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे साहित्य को पसंद करने वाले लोग चूक न जाएं। कहानी थोड़ी लंबी है, इसीलिए 2 पार्ट्स में कहानी आएंगी। आज पहला पार्ट, तो बिना किसी देरी के कहानी पर चलते हैं। अरे, आज शाम से रंजीत का गाय गुम है। किशन ने ऐसे बोला जैसे दुनिया भर का सबसे गर्म खबर हो। वैसे किशन और रसूलडी गांव के हर किसी के लिए दुनिया बस उनके गांव, आसपास के गांव और कस्बा रघुनाथपुर तक ही सीमित था। कभी कभार किसी सरकारी योजना के तहत कोई सड़क बनने की खबर या फिर कोई गरीब कल्याण योजना की खबर आ जाती थी तो ऐसे लगता था जैसे दूसरे दुनिया की कोई खबर रास्ता भटक कर आ पहुंची हो। पास में ही बैठे विष्णु काका बीड़ी से एक कश लगाए और हाथ लहराते हुए किशन की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहीं किसी का कुछ नहीं खोया है। सबको मालूम है कि रंजीत एक नंबर का 420 आदमी है। पहले गाय गुम होने का नाटक करेगा, फिर अजीत पे आरोप लगाएगा और पंचायत में तमाशा करेगा। बीड़ी का अगला कश लगाने के बाद आगे बोले, पता नहीं क्या ही मजा आता है इसे। रसूलडी गांव में लगभग 2-3 गुट बने हुए थे। इन गुटों में अक्सर छोटे मोटे झगड़े हो ही जाते थे, मगर त्योहारों में ऐसा लगता था कि सारा गांव नया नया बसा हो। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। किसानों का गुट सबसे बड़ा था और मजदूरों का सबसे छोटा, क्योंकि ज्यादातर मजदूर काम करने के लिए अपने जाने पहचाने दुनिया से दूर किसी शहर में जाकर बस गए थे। हालांकि त्योहारों में ये लोग वापस आते थे, और जब ये लोग वापस आते थे तो इनसे दूसरे गांव वाले बहुत तबीयत से पेश आते थे। तरह तरह के सवाल पूछते। बच्चे खिलौने के बारे में पूछ लिया करते, तो दोस्त शहर की लड़कियों के बारे में,
और बुजुर्ग कामकाज का हाल और बाजार का माहौल पूछ लिया करते। ये लौटे हुए मजदूर अपने साथ किस्से, कहानी और समझदारी का एक पूरा खजाना लेकर आते थे और ऐसा लगता था कि शहर जाकर के ये लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए हों। ऐसा नहीं था कि इन गुटों के बीच में आपसी रिश्ते नहीं थे। कोई किसान का किसी मजदूर के साथ, किसी मजदूर का किसी धोबी के साथ या फिर धोबियों का कुम्हारों के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। यही दोस्ती पंचायत में मामला निपटाने के काम आती थी। मगर ऐसा भी नहीं था कि एक गुट के अंदर हर किसी का रिश्ता बहुत ठीक हो। गांव के इस पेचीदे रिश्ते और झगड़ों का जो मेल था, ये किसी बाहर वाले के लिए समझना बहुत मुश्किल, मगर गांव के हर एक इंसान को ये बचपन से मालूम रहता था, जैसे कि हर एक बच्चे के जीन में ये रिश्तों का कोडिंग पहले से किया गया हो। पास में ही बैठा रामू ताश का पत्ता फेंका और मुड़कर विष्णु काका को बोला, अरे काका, काहे ज्यादा सोच रहे हो? कौन कैसा है रहने दो, आपको क्या लेना देना। विष्णु काका के पास रामू के लिए जवाब मौजूद था, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। सभी को मालूम था उनका जवाब क्या होने वाला था। कुछ साल पहले रंजीत ने काका के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया था और पता नहीं कहां से कागजात लाकर के पंचायत में साबित भी कर दिया। पंचायत ने काका के खिलाफ फैसला सुनाया और काका के एक लौते बेटे को बाहर शहर जाकर के काम करना पड़ा। अब काका का बेटा बाहर शहर में ही काम करता है और काका की जमीन रंजीत के नाम हो गया। गांव के लोग कोर्ट कचहरी में कम ही जाते हैं, पुलिस से भी बहुत डरते हैं। किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लोग किसी वकील के पास जाए, इसीलिए लगभग सारे मामले पंचायत में ही निपटा लिए जाते हैं। अरे रामू, इधर ध्यान देना। रामू के साथ खेल रहे दोस्त उसे फटकारते हुए अगला चाल चलाने के लिए कहे। विष्णु काका दूसरी बीड़ी सुलगाते हुए किशन से बोले, देख किशन, इस रंजीत से दूर रहे। अरे काका, मैं तो बस खबर दे रहा था। विष्णु काका किशन को टोकते हुए बोले, अरे मैं तो बस तुझे ध्यान रखने को बोला। जी काका। अब तू जा, घर जा, रात हो गई है, मैं भी चलता हूँ। विष्णु काका बोले और ताश खेलते हुए लड़कों को फटकारते हुए बीड़ी पीते पीते अंधेरी गली में गुम हो गए। विष्णु काका का बेटा किशन का बचपन का दोस्त था। किशन के पिता गुजर जाने के बाद काका ने उसे कभी अनाथ महसूस होने नहीं दिया। वो हमेशा किशन को सलाह देते रहते, चाहे किशन को जरूरत हो या ना हो। गांव के सभी घरों में बिजली तो थी, मगर रास्तों पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। किशन अपना छोटा सा टॉर्च जलाकर अपने घर की तरफ चल दिया। मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। किशन के घर में दाखिल होते ही उसकी पत्नी राधा रोटियां सेंकती हुई बोली। किशन कुएं के पास गया। राधा पहले ही पानी भर कर रखी थी। हाथ पैर धोने के बाद पोंछते हुए किशन पूछा, बाबू सो गया क्या? जी। ला खाना ला, कहकर किशन फर्श पर बैठ गया। राधा छोटे से घर में सब कुछ बहुत संवार कर रखती थी। चूल्हे से उठता हुआ धुआं खपरे के छत पर रेंगता हुआ बरामदे में फैल रहा था और चूंकर छत से बाहर निकल रहा था। यूं तो सरकार से गैस उपलब्ध कराया गया था, लेकिन गांव के बहुत कम ही लोग थे जिनके पास लकड़ी के चूल्हों की गिरफ्तारी से निकलने का जमानत का रकम मौजूद था। राधा गर्म गर्म रोटियां किशन को परोसती रही और किशन भिंडी के सब्जी के साथ रोटियों को फूंक मारकर ठंडा करते करते खाता रहा। खाना खाने के बाद किशन खटिए पर टांगे पसार कर लेट गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। खुद खाना खाने के बाद राधा जूठे बर्तनों को धोई और फिर दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद बरामदे में जलने वाली पीली बिजली की बल्ब को बुझाकर जिस खटिए पर रोहित सो रहा था वहां पर थोड़ी सी जगह बनाई और लेट गई। हर तरफ सन्नाटा था। राधा और किशन एक दूसरे के सांसें तक सुन सकते थे। राधा किशन के सांसों के साथ अपनी सांसों की रफ्तार मिलाने की कोशिश करने लगी।
अफवाह फैल चुकी थी कि नदी पर पुल बनेगी। सिवाय नाव चलाने वालों के सभी खुश थे। भोले भाले लोग यही कल्पना कर रहे थे कि कब तक पुल बनेगी और बनेगी तो कैसी बनेगी। बैठकों और रसोइयों में सिर्फ और सिर्फ पुल के ही चर्चे हो रहे थे। कुछ ही दिनों में पता लग गया कि पुल नहीं, बांध बनेगा। किसी ने बांध देखा तो नहीं था, लेकिन मालूम सभी को था कि अगर बांध बनेगा तो गांव डूब जाएगा। गांव के लोग इसका विरोध तो करना चाहते थे, मगर सरकारी नियम के अनुसार कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ ही दिनों में बांध बनने का काम भी शुरू हो गया। जाड़े का मौसम था, नदी में पानी भी कम थी, तो काम बहुत तेजी से चल रहा था। सरकार के तरफ से गांव वालों के जमीन जायदाद का हिसाब ले लिया गया था और कुछ कुछ मुआवजे का रकम भी दे दिया गया था। जिन परिवारों के सदस्य बाहर रहते थे वो लोग तो जल्दी से जल्दी बाहर चले गए। अमीर लोग भी अपना इंतजाम कर चुके थे। विष्णु काका भी अपने बेटे के साथ बाहर चले गए। जिन शामों में कभी तरह तरह की बातें, खबरें खिला करती थी, अब उन्हीं शामों में गांव बिखरने की और कहीं और जाके बस जाने की हताश बातें गूंजने लगी। धीरे धीरे गांव का दम घुटने लगा था। बस बच्चे इस गम के परे थे। सब कुछ बदल रहा था, मगर बच्चे पहले की ही तरह फल चुराया करते थे, नदी पर तैराकी का खेल खेला करते थे और मस्ती में डूबे रहते थे। बांध के निर्माण ने पूरे गांव को एक धागे में बांध लिया था। सबसे अमीर लोग, जिनके पास खोने के लिए कई बीघे जमीन थी, और सबसे गरीब लोग, जिनके पास एक ढहती झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था, सभी परेशान थे। बरसात खत्म होते होते लगभग 1/3 गांव डूब चुका था। तब भी गांव में कुछ परिवार बाकी थे। सामान बांधना शुरू कर दे, जल्दी ही निकलेंगे, किशन खाते हुए बोला। किशन की खेती की जमीन डूब चुकी थी। अब गांव में रुकने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं था। मुआवजे का कुछ रकम बचा था। खर्च होने से पहले उन रुपयों से कहीं और बस जाना अच्छा फैसला था। जाएंगे कहाँ? राधा मायूसी से पूछी। झरिया चलेंगे, वहां खदान में काम की कोई कमी नहीं है। राधा का दिल भारी हो गया। इससे पहले उसे ऐसा तब महसूस हुआ था जब मायके से उसकी विदाई हो रही थी। आज इतना ही, बाकी की कहानी अगले दिन। तो उम्मीद करूंगा अभी तक कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी, कहानी के अंदर आप लोग घुस चुके होंगे और अगले पार्ट का इंतज़ार भी आप लोग बेसब्री से करेंगे। तो मैं वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी आप लोगों के सामने बाकी की कहानी को भी पेश करूँगा। शुक्रिया, खुश रहें, मोहब्बत में रहें।